हाँ जी, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट यूनिट सेल्स के बारे में बताए थे एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। बेटा बताओ, क्यूबिक में कितने टाइप के यूनिट सेल है हमारे पास? 3 टाइप्स के हैं। अच्छा, ये जो मैं टाइप्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसके अंदर क्या एजम्पशन है बेटा? ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल। समझ गए ना? जितने लैटिस पॉइंट पे उन सभी का रेडियस सेम ही है, आइडेंटिकल एटम्स आर देयर। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्यूबिक सिस्टम मैंने बोला तो क्या खास बात, जल्दी बताओ। अल्फा बीटा गामा ये सब, हाँ जी, वेरी गुड। वॉल्यूम क्या होगा क्यूबिक का? ए क्यूब। ये सब बेसिक चीजें हमने पहले भी देख रखी है। अच्छा, क्यूबिक में कितने टाइप मैंने बताए थे आपको? सिंपल और प्रिमिटिव, है ना? क्यूबिक। दूसरा कौन सा बताया था बेटा? दूसरा मैंने आपको बताया था बॉडी सेंटर्ड। थर्ड कौन सा बताया था मैंने आपको? फेस सेंटर्ड, है ना? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब तीनों को वापस ध्यान से सुनोगे और जहां से आपने नोट्स कल लास्ट टाइम पे रोक रखा था उसके आगे जो जो पॉइंट्स है उनको आप कवर करते चलोगे। सिंपल क्यूबिक मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि एटम का प्लेसमेंट कैसा है? ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी यूनिट सेल में, लोकेशन ऑफ द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स कहां पे है? तो लैटिस पॉइंट्स मतलब सेंटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड बना रहे हैं। तो बताओ इनके सेंटर्स कहां पे हैं? ओनली ऑन दी कॉर्नर ना। याद है बॉल एंड स्टिक मॉडल? तो ये कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट पैरामीटर मैंने क्या बताया था? सबसे पहला तो लैटिस पॉइंट हमें देखना है। लैटिस पॉइंट वो हमें पता चला ऑल कॉर्नर्स। ये सुनो। सेकंड क्या देखना होता है? सेकंड ये देखना होता है कि ये किसके अलोंग टच कर रहे हैं। तो इन सिंपल क्यूबिक ये जो भी एटम्स है दे आर टचिंग अलोंग, ये मैंने बताया था आपको। तो आप इसको एकदम ध्यान से नहीं नोट किया हो पिछली बारी तो अभी नोट कर लेना, दे टचेज अलोंग दी एजेस। अच्छा, एज के अलोंग टच करेंगे तो क्या खास बात कि एज लेंथ की वैल्यू जो ए है वो 2r के बराबर हो जाएगी। ए इज इक्वल टू 2r। ये सुनो। फिर थर्ड चीज मैंने आपसे क्या बोला था? हाँ जी, पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन से पहले हमें क्या निकालना है? Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब यहां की प्रॉब्लम क्या है कि भाई लैटिस पॉइंट हमें मालूम हो तो हर लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हमें समझना है एंड उसके हिसाब से निकालना है। तो बताओ बेटा, अगर कोई एटम एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना, कोई कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो वो एक्चुअल क्यूब के अंदर कितना पार्ट उसका आएगा? तो आप बोलोगे सर जो कॉर्नर पे है वो 4 बिलो एंड 4 अबव, टोटल मिला के 8 क्यूब से कॉमन होगा। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा? क्यूबिकल के अंदर 1/8। आ रहा है बात समझ में? तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है ये भी मैंने आपको लिखाए थे। लैटिस पॉइंट्स एंड देयर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। करेक्ट? लैटिस पॉइंट्स एंड देयर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। लैटिस पॉइंट्स अगर कहां पे है बेटा? कॉर्नर, तो 1/8 होता है। बेटा बताओ 1/4 किसके लिए होता है? अगर वो, हाँ जी, एज सेंटर पे प्रेजेंट हो तो। एज सेंटर सबको समझ पड़ता है? ये हमारा एज है और ये सेंटर है। अरे आ रहा है क्या बात समझ में? क्या ये रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम में हमें मिलेगा? नहीं नहीं, आयनिक के अंदर ये मिलता है, एज सेंटर पे भी लोकेशन रहते हैं, है ना? तो एज सेंटर पे आ गया 1/4। अच्छा, 1/2 कब होता है जी? जब वो फेस के सेंटर पे। बड़ा सिंपल सा बात है। अगर कोई एक फेस पे एटम प्रेजेंट है तो दो क्यूब के बीच में वो फेस कॉमन होता है, तो इसलिए दोनों के बीच में हाफ हाफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और बेटा 1 कब होता है? हाँ जी, चलो ये तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं, करूं? मुझे ये बताओ बेटा, अगर यही यूनिट सेल हेक्सागन हो गया, ध्यान से सुनना,
अगर ये यूनिट हेक्सागन का यूनिट सेल हो गया और एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तब देखते हैं कितने लोग बता सकते हो यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा कॉर्नर का। कम ऑन, थिंक अबाउट इट, अच्छे से सोच के बताओ, अच्छे से सोच के बताओ कितना आ रहा है। कैसे मालूम 1/6? कौन कौन समझा सकता है? 1/6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे आ रहा है? बड़ा सिंपल है सर, आप एक काम करो ना, हेक्सागन बनाओ और ये कॉर्नर को फिल करने के लिए हमें कितने हेक्सागन चाहिए होंगे? अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो कितने लोग कह रहे हो कि 3 नीचे और 3 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल मिल करके एक कॉर्नर को शेयर करेंगे। तो एक में कितना आ जाएगा? 1। नोट मत करना, इसको समझो, दिमाग के अंदर समझाओ। अभी तो ये क्यूबिकल चल रहा है ना, इसका बाद में बात करेंगे। ये इसलिए आपको दिखा दिया कि हर बार रिजिड मत हो जाओ कि कॉर्नर आया तो 1/8। कॉर्नर 1/8 कब होगा बेटा? जब वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का पार्ट हो। ये कौन सा पार्ट हो गया था? हेक्सागोनल यूनिट। तो अपना दिमाग पूरा खुला रखना और उसके हिसाब से आंसर करना। इज दैट क्लियर? देखो सारे, पता है सॉलिड स्टेट में थियरी जैसा कुछ नहीं है, सारे इमेजिनेशन है एंड उसके बाद सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। क्लास 9th वाली मैथमेटिक्स लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं यूज होने वाला है। तो अपने जो विजुलाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है? चले आगे बढ़े फिर। ओके, ये सबको समझ पड़ा ना कैसे 1/6 हो रहा है कॉर्नर का? चलो भाई, अभी हम यहीं पे बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया भाई। तो z का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसमें बताओ सिंपल क्यूबिक में कहां कहां एटम प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है बेटा? ओनली वन। कितने कॉर्नर, कितना कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का? तो कितना आया एटम? देख रहे, 8 कॉर्नर पे मिला के एक ही एटम है टोटल। समझ गए? अच्छा, इसके बाद 4th पॉइंट क्या था? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे डिफाइन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, कितने एटम प्रेजेंट थे? 1। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले में जब लिखा था तो बोला था z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब देखो इनका यूज कहाँ है? ए आर जब तक लिखोगे नहीं ए और आर में क्या रिलेशन है, तब तक ये कैंसिल ही नहीं होंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं आएगी। तो आपके लिए ये ए आर में रिलेशन एंड जेड यही बदलेगा हर टाइप के क्रिस्टल के अंदर। क्लियर है? तो बताइए भाई, सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू कितनी थी? 1। ए आर में रिलेशन क्या था? A इज इक्वल टू, ये हमने यूज कर लिया, तो दोनों तरफ आर आर आ गया और ये सिंप्लीफाई किया था तो पाई बाई, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.52 आई थी फ्रैक्शन। तो यहां से मैंने बोला था कि 52% एरिया ही, मतलब स्पेस ही एक्चुअली ऑक्युपाइड है, बाकी 48% अप्रोक्सीमेटली एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस। तो ये सबसे खराब पैकिंग में से एक है, इतना खराब है इसका पैकिंग, देखो, है ना? इसके बाद नेक्स्ट मैंने 5th पैरामीटर, आप देख लेना कैसे आपने लिखा है, उसके हिसाब से अगर आपने कुछ छूटा हो तो आप नोट कर लेना। 5th पैरामीटर मैंने क्या बताया था आपको? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉलिड स्टेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था? किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली कितने एटम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, टच में है, फिजिकल कांटेक्ट में है, उसी से निकल के आता है। तो जब कोई डायरेक्टली एटम टच कर रहा होगा तो डेफिनेटली उन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r होगा। अरे बोलो यार। तो इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि अगर स्फीयर का रेडियस r है और आइडेंटिकल बने हुए हैं तो 2r डिस्टेंस के अंदर जितने सेंटर्स मिल जाएंगे वो सब के सब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या यूनिट सेल से ही देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि यूनिट सेल तो पूरे बड़े से स्पेस लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। एक कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए मुझे इस साइड भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी देखना पड़ेगा, नीचे भी, सब तरफ देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे मालूम चलेगा। तो मैंने बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के केस में कितना बताया था? आपको ध्यान है कैसे आ रहा था? बोलिए कैसे आ रहे थे? तो ये मैंने एक्सटेंड किया था, आपको याद करो, ये पॉइंट लिया था, मैंने बोला बेटा दे टचेज अलोंग द एज, तो एज तो इधर भी है, और कॉर्नर दूसरे क्यूब, वन कॉर्नर इज कॉमन विथ 8 क्यूब, सारे क्यूब बना के देखना है। इधर मैंने किया तो पता चला यहाँ पे भी मिल गया मुझे, नीचे एक तो है ही, ऊपर किया तो यार ये भी तो एक क्यूब का एज ही होगा, इधर किया तो ऐसे। तो मैंने इसी से बताया कि बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके नियरेस्ट नेबर, इसके नियरेस्ट नेबर्स के नंबर कितने हैं? 6, और उनका डिस्टेंस क्या है? a। यहां तक क्लियर है? पूरी क्लैरिटी है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगला क्वेश्चन मैंने इसी में पूछा था बेटा कि बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं। तो एक काम करो भाई, ये जो नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं बस लैटिस पॉइंट को। तो अगर बताओ ये अगर इसका नियरेस्ट नेबर है जो कि a डिस्टेंस पे है, तो ये डेफिनेटली उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है a√2। और तीसरा कौन है? ये वाला बेटा, ये कितने डिस्टेंस पे है? a√3। आ रहा है सबको समझ में? तो ये a√3 में हो गया, ये a√2, तो सबसे नजदीक ये, तो ये नियरेस्ट नेबर्स हो गए, और ये कितने थे? 6। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 12। अब ये मैंने थोड़ा समझाया था, बोला था इसको विजुलाइज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर ऊपर टॉप वाला सरफेस देखते हो तो बताओ, एक कॉर्नर में 4 क्यूब्स बिलो एंड 4 क्यूब अबव, ऐसे रखते हैं ना। अब इनमें एक प्लेन में चेक कर रहा हूं, एक प्लेन में देखो, एक ऐसे मिलेगा, ऐसे कितने लोग बोल रहे हैं इधर भी देखने को मिलेगा सर, इधर भी देखने को मिलेगा, इधर भी। तो एक प्लेन में कितने मिलेंगे? 4। अरे बोलो यार, 4। अच्छा, ये वाले प्लेन में 4 मिल गया, तो ऐसे कितने लोग कह रहे हो ऐसे वाले प्लेन में भी 4 मिलेगा और इधर वाले प्लेन में भी 4, क्योंकि x, y एंड z, xy, yz, zx तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? समझ में आया? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के नंबर्स कितने थे? 12, और उनका डिस्टेंस कितना था? a। फिर मैंने बोला कि भाई एकदम नजदीक वाला के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट के बाद उससे भी ज्यादा दूर थोड़ा चलते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये कहां पे है भाई? यहां पे, बोलो। और एक क्यूब कितने क्यूब से, एक कॉर्नर कितने क्यूब से कॉमन है? 8। तो जैसे एक क्यूब में एक ही मिल रहा है, ऐसे 8 क्यूब्स में एक एक सब में मिलेगा। बोलो बेटा, ऐसे ऊपर भी डालोगे तो यहाँ डायगोनल वाला भी मिलेगा ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने मिल रहे हैं? डिस्टेंस क्या है? समझ पड़ रहा है? ये आप समझ गए तो मतलब आपका एकदम सेट चल रहा है मामला इसमें, ठीक है ना। ये सबसे टफेस्ट चीज मैं बता रहा हूं, इस लेवल तक बहुत बहुत कम बार पूछा है एग्जाम में। ये सबसे टफ पोर्शन है सॉलिड स्टेट का। ये आपको क्लियर हो गया तो एब्सोल्युटली फाइन, नहीं तो बना बना के कर लो। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन क्या है भाई? यही 3 क्यूब है ना, सबके वैल्यूज याद कर जाओ यार, काम खत्म। आंसर आना चाहिए, नीचे नहीं देखना है हमें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या था वो? डेंसिटी। क्या था बेटा? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी कितनी थी बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको? सिंपल भाई, मास बाई वॉल्यूम, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अच्छा, मास यूनिट सेल का आ कहां से रहा है? उसमें प्रेजेंट एटम से। कितने एटम है बेटा? Z एटम। एक एटम का मास कितना होगा? तो मॉलिक्यूलर मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर, एंड ये तो हो गया मास ऑफ यूनिट सेल, या इनफैक्ट मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट, डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Zm Na(a³). मैंने आपको क्या समझाया था? इसको ग्राम में रखना और इसको किस में? सेंटीमीटर। ये दिया किस में रहता है जनरली? जैसे मान लो मैंने दे दिया बेटा 126 पिकोमीटर, मान लो मैंने रेडियस आपको दे दिया 126 पिकोमीटर एटम का,
तो बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, बोलो, एक मिनट बोलने दो। देखो पिकोमीटर तो सबको मालूम है कि 10 के पावर -12 मीटर को बोलते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 के पावर -10 सेंटीमीटर आएगा। ये तो क्लियर है। मैंने पूछा ए क्या रखेंगे, तो देखो ए में ये मत गलती कर देना कि आर वैल्यू यही आप पता चला ज्यादा इमोशनल हो गए, 126 इंटू 10 के पावर -10 सेंटीमीटर लिख दिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने रेडियस दिया है। रेडियस और ए में क्या रिलेशन है, ध्यान रखना, ए इज इक्वल टू 2r। ए निकल गया, अब उसको आप सेंटीमीटर में नीचे रख दोगे बेटा, उसके बाद प्लेन कैलकुलेशन है, कर लोगे, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को, सॉलिड की डेंसिटी कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू, तो उसके लिए फॉर्मूला बताना हो तो मोलर मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अरे गॉट इट, ऐसे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, आप लगा के आना उसको अगले क्लास में ध्यान से, बस यूनिट में ही गलत करोगे और कुछ नहीं होता इसमें। चलो भाई, तो मैंने पिछली बारी आपको ये पूरा एनालिसिस कराया था सिंपल क्यूबिक में, आज मैंने रिवाइज करा दिया। अब करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हेडिंग डालो और आज इस पे करते हैं। हाँ जी बेटा, नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी निकाल के देखो और ओरिजिनल डेंसिटी निकाल के देखो, मैच करेगी, उसमें तो एम्प्टी स्पेस आएगा ही नहीं। नहीं, करके देखेंगे, इसको करके देखेंगे, ठीक है, मैच कराना, सिंपल सी बात है। चले बेटा, हाँ, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, करके देख लेना। चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बोला था लैटिस पॉइंट, कहां पे है बेटा इसमें, लैटिस पॉइंट कहाँ है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कहां पे है, लिखो, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। सबसे पहला पार्ट हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया बेटा, बोलिए। सेकंड पार्ट देखते हैं, Z निकालते हैं। तो बताइए एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा। अच्छा यहाँ बगल में डायग्राम भी बना लेना, आपको हेल्प मिलेगी ना। क्यूब बना लेते हो बार बार, बड़ा सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, 2 स्क्वायर बनाओ और थोड़ा सा ऑफसेट करके बनाना, फिर उनको मिला दो ऐसे। आदत बना लो इसको बनाने की, बार बार यूज आएगा ना। कई लोग तो इसी में स्ट्रगल करते रहते हैं, ऐसे बना करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं इसमें, फिर उनको जोड़ने में ही तबीयत खराब हो जाता है। दो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाओ, है ना। तो एटम्स कहाँ कहाँ पे है, मैंने बताया यहाँ कॉर्नर, है ना बेटा, और साथ में कहाँ पे, हाँ जी बॉडी के सेंटर पे। तो ये मालूम चल गया। तो Z की वैल्यू निकालेंगे, CS है यार वो, समझो बात को, सॉरी तुम्हारा ध्यान इन्हीं सब चीजों में रहेगा। Z की वैल्यू आ जाओ, हाँ जी, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर है, तो 8 इंटू 1/8, ये पूरा कंट्रीब्यूशन 1 का ही होता है बॉडी सेंटर पे। तो कितने आइटम आ गए, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, क्लियर। थर्ड आता है भाई AR में रिलेशन क्या है,
ए एंड आर में क्या रिलेशन है, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, किसके अलोंग वो टच में है। तो लिखो दे टचेज अलोंग, लिखो बेटा दे टचेज अलोंग बॉडी डायगोनल। They touches along body diagonal. They touches along body diagonal. Yes or no? बोलिए बेटा, they touches along body diagonal. यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे बताइए ए एंड आर में क्या रिलेशन आएगा। वंशिका मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्नर्स, बॉडी डायगोनल का लेंथ इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए। वंशिका, एम आई ऑडिबल? श्वेता, प्रीति, एनीवन? अरे बेटा ये बताओ, अगर ये लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? हाँ जी, a√3। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो कॉर्नर पे एटम था, बॉडी के सेंटर पे है, फिर कॉर्नर पे है। तो बताओ ये जो लेंथ है इसको बना के लिख लेना ऐसे ही, a√3 भी है और यही फोर आर भी है। ये सुनो, तो क्या रिलेशन हो गया भाई? हाँ जी, a√3 इज इक्वल टू, इसको नोट कर लेना। फोर्थ पॉइंट क्या करें अब? पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितने आइटम? बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या था? जेड आइटम, तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो z कितना था इसका? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए के जगह क्या मैं यूज कर सकता हूं? 4r/√3। अब इसका थोड़ा सॉल्व करके मुझे बताओ अच्छे से, और मुझे पूरा कैलकुलेशन करो पॉइंट्स तक। पहले पाई में आंसर कर दो एंड फिर पॉइंट्स में भी आंसर कर दो। पाई के टर्म में भी आंसर करो, और सभी लोग बताओगे। जितने बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट है सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चैट बॉक्स में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहो, आपस में बात नहीं करना है बस। आर्यन 0.68 बोल रहा है ऑनलाइन में। आर्यन ने 0.68 बोला। और किसका है 0.68? कितने लोग का है? π√3/, चेक करो तो सबका π√3/8 आ रहा है। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा फिर, ठीक है? सबका मैच कर रहा है, π√3/8 आ रहा है। चेक कर लो भाई, इज दैट क्लियर? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 2 इंटू 4/3 π√3/8। इज दैट क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करो एकदम अच्छे से। 3.14 1.732 अपॉन मतलब अगर मैं पूछूं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी है, परसेंटेज पैकिंग कितनी है बेटा? 68% है। ये सुनो, परसेंटेज एम्प्टी स्पेस, बोलिए। 100 - 68 कितना आ रहा है? 32% आ रहा है ना।
अभी भी इतना जगह खाली रह गया यार, लेकिन कम से कम सिंपल क्यूबिक से तो बेटर है ना, बोलो। अच्छा, अब कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर पैकिंग अच्छी है तो पक्का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिंपल क्यूबिक से बेटर होना चाहिए। अरे ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में वो अच्छे से पैक्ड है, बोलो। जनरली ये रिलेटेड ही है, इतनी अच्छी पैकिंग उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। चल के देखते हैं, आओ चेक करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, डेंसिटी कोई नहीं निकालेगा क्या बेटा? डेंसिटी विल बी इक्वल टू जेड मोलर मास अपॉन एन, जितने एटम्स हैं उतने का मास अपॉन ए क्यूब। फिर से वही कहानी यार, जेड की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 2, तो वो रख देना, बाकी सब वही वही यूज कर लेना। तो डेंसिटी में बार बार अब डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार ही हो गया खत्म काम। फॉर्मूला फिक्स है, आप यूज करते रहो उसका, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। मिटा दूं इसको? हाँ जी, कितने लोगों को समझ पड़ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? हाथ उठाओ। कितने आ रहे हैं आंसर? 8 आ रहे हैं। कितने लोग का 8 आ रहा है बेटा? हाथ उठाओ। जिनको भी दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं तो समझा ही दूंगा। अगर अपने से दिख जा रहा है वेल एंड गुड। 8 दिख रहा है? चलो आओ दिखाता हूं मैं कैसे दिखेगा, ध्यान से देखो। फिर वीडियो में भी दिखा दूंगा वो 8 कैसे आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो। हाँ जी, सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखो। ये बताओ बेटा, यहाँ पे किसके अलोंग कांटेक्ट में? तो जो कांटेक्ट में है हमें उसी से तो मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर में, यस और नो? तो दे आर टचिंग अलोंग बॉडी डायगोनल, मतलब यहाँ वाला एटम किसको टच में है? कॉर्नर। अच्छा बेटा, अगर मैं मान लूं कि वो एटम बॉडी सेंटर वाला लेकर के देखते हैं, बॉडी सेंटर के चारों तरफ कितने एटम उसके कांटेक्ट में? तो बताओ बेटा, बॉडी सेंटर वाला कॉर्नर के कांटेक्ट में है। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा? 8। तो सब जगह के एटम बॉडी के सेंटर वाले से कांटेक्ट में है, तो बॉडी सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। अरे भाई 4 अबव एंड 4, कितना सिंपल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या मजाक हुआ, आपने बड़े चालाकी से बॉडी सेंटर चूज कर लिया। भाई मान लो हमें नहीं इतना स्ट्राइक किया, हमने सिर्फ कॉर्नर ही पकड़ लिया, तो कॉर्नर से भी 8 आएगा। कितने लोग को दिखाई दे रहा है? हाथ उठाओ। कॉर्नर वाले आइटम को भी पकड़ोगे तो आपका 8 ही आएगा। वो कितने लोग को दिख रहा है? बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखो फिर से वही लॉजिक लेके चलेंगे। बताओ कॉर्नर वाला आइटम कितने क्यूब में कॉमन होता है बेटा? एक कॉर्नर का आइटम कितने क्यूब में कॉमन होगा? 8 में कॉमन होगा ना? अरे बोलो यार, ये एकदम सेट हो जाना चाहिए यहाँ का। 8 क्यूब, 4 डाउन एंड 4 अप। अभी कितने लोग बोल रहे हो सर इसका बॉडी सेंटर के लॉन्ग टच में है, ऐसे ही इसके टच में होगा, ऐसे ही थर्ड क्यूब, फोर्थ क्यूब, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो क्या साफ समझ में आ रहा है? आप कॉर्नर भी पकड़ के रखोगे तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आइडेंटिकल एटम्स मिल करके उस क्रिस्टल को बनाए हैं तो इंडिपेंडेंट होता है कि आप कौन सा लैटिस पॉइंट पकड़ के देख रहे हो। तो इसलिए जो इजी पड़े उसी से देख के आंसर बता दो। तो बॉडी सेंटर जैसे ही आता है तो दिमाग में तुरंत कौन सा आइटम पकड़ना है? बॉडी के सेंटर वाला। उससे क्लियर दिख जाता है 4 ऊपर और 4 नीचे। कॉर्नर वाले में क्या प्रॉब्लम है कि भाई हमें 8 क्यूब विजुलाइज करने पड़ेंगे। अब मान लो हमारा दिमाग का बत्ती नहीं जला तो क्या करेंगे? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एकदम ईज में रहना है, इजी वाला पकड़ो और वहीं से आंसर कर दो, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 8 होंगे सर, ये सुनो।
चलो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स, तो आप बोलोगे सर 2r होगा, सर यही है ना, अरे डायरेक्ट कांटेक्ट में, और r की वैल्यू कितनी होती है हमने देख लिया, 4r इज इक्वल टू a√3, तो आंसर क्या आ जाएगा, a√3/2। अरे r के टर्म में 2r, इसके टर्म में a√3/2, अरे बोलो यार। तो ये हो गए सबसे नजदीक वाले नियरेस्ट नेबर, कितने हैं नियरेस्ट नेबर, 8 है, क्लियर। अब मैं बोलूंगा बेटा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ, इसमें लिख लेना नियरेस्ट एट, डिस्टेंस कितना है a√3/2। यहां नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे भाई, तो अब देखो थोड़ा सा पंगा है, तो अब मैं बोलूंगा कि हमेशा ना डिस्टेंसेस निकाल कर दिखे, और सबसे इजी होता है कॉर्नर वाला पॉइंट पकड़ के देखना। तो बताओ बेटा कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है a, सारी जगह पे है ना एटम, अरे बोलो ना कॉर्नर के साथ साथ, तो कॉर्नर टू कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है a। अच्छा कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस कितना था, a√3/2, अरे ये देखो ध्यान से, ये लेस देन a होगा, a√3 कितना होता है 1.732/2, ये करो तो देखो कितना आ रहा है अप्रॉक्स 0.8, अरे बोलो यार 6 समथिंग ना, तो मतलब लेस देन a आ गया ना, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात। तो नियरेस्ट नेबर में हमारा ये डिस्टेंस है विच इज लेस देन ए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे उससे पहले डिस्टेंस देख लो, तो हमने देखा भाई a लेंथ पे हमें एक और एटम मिल रहा है, ये सुनो, फिर कितने लोगों को दिख रहा है, फिर a√2 पे भी मिल रहा है, तो हमें जो डिस्टेंसेस मिल रहे थे, एक तो मिला a√3/2 जो सबसे नजदीक था, फिर a√2, फिर a√3 भी तो दिख रहा है बेटा, कौन सा, ये और यहां वाला, डायगोनली अपोजिट, एक क्यूब को पकड़ करके, एक कॉर्नर को पकड़ के सारे डिस्टेंसेस निकाल लो, जो सबसे नजदीक जो टच में है उसका हमने पहले निकाला, उसके बाद वाला कॉर्नर वाला देख लिया, फेस के कॉर्नर वाला, बॉडी के कॉर्नर वाला, अरे इतने ही तो पॉइंट है यार, गिन करके निकल जाएंगे। तो ये नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस है, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा। अब क्लियर है, अब इनको विजुलाइज करते हैं कि भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, तो भाई नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है a, और a में देखूं, ध्यान से देखो, a मतलब कौन सा एटम आ गया, आप तुरंत पकड़ना है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, अरे ये कॉर्नर था, इसके इधर वाले कॉर्नर वाला ही आ गया नियरेस्ट नेबर। अब कितने लोग बोल रहे हैं, ये तो अभी हमने पिछली बार ही किया था सिंपल क्यूबिक जैसा, इधर है तो पक्का इधर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर और इधर भी होगा, तो टोटल 6 हो गए ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस कितना, सबको समझ पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को, तो नियरेस्ट नेबर हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन सा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, a√2 वाले, कितने दिख रहे हैं सबको, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे बनाओ और बोलोगे कि यार इसके सामने वाला ये है, ये दिख रहा है, बस उसी को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, इसको अगर यही ना a√2 पे बेटा, अब मुझे बताओ क्या ऐसे ही चारों तरफ आपको नहीं दिख रहा है, एक प्लेन में आपको कितने, क्या 4 नहीं दिख गए, एक प्लेन में 4 दिख गए, तो भाई ये XY प्लेन है, ऐसे कितने लोग कह रहे हैं, ऐसा वाला भी तो प्लेन होगा, और ऐसे ही कौन सा, ये वाला प्लेन भी तो होगा, तो 4 4 4 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 12, कौन सा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, कितने हो गए, डिस्टेंस कितना हुआ भाई, a रूट, सबको समझ में आ रहा है।
अच्छा भाई, अब नेक्स्ट टू अरे पागल हो जाएंगे यार ऐसे करते करते, काउंट कर लेना तुम लोग। हाँ ठीक है, यहाँ एक और ऐड कर लेना एंड सो ऑन इज इक्वल टू कितने आएंगे? कौन से वाले दिख रहे हैं आपको? ये बॉडी के डायगोनली अपोजिट वाला। तो अब बताओ, अगर आपको सिर्फ वही देखना है बेटा, बॉडी के डायगोनली अपोजिट वाला, यहाँ पकड़ लो, यहाँ देख लो। अब बताओ, ऐसे एक कॉर्नर से कितने क्यूब कॉमन? 8, और सभी का कॉर्नर वाला इंडिपेंडेंट होगा, तो 8 कॉर्नर्स में सब जगह मिला लोगे तो कितने आ जाएंगे? ये 8। बिल्कुल ये वैसा नहीं हो गया जैसे ये खुद एक बॉडी सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर, और ये बीच में पड़ा रहेगा। कॉन्टैक्ट में नहीं है बट अरेंजमेंट एक ही जैसा है। देखो कितने लोगों को ये पूरा समझ आ गया? हाथ उठाओ बस। स्नेहा कहाँ गड़बड़ हुआ? नीजा की क्या? कहाँ पे आया? कौन से वाले में दिक्कत? इसमें देखो, ये कौन सा है? कॉर्नर के बाद ये कौन सा जगह है? बॉडी के डायगोनल में एकदम अपोजिट वाला है। अब ये बताओ, 1 कॉर्नर इज कॉमन विथ हाउ मेनी क्यूब्स? 8 क्यूब्स। तो बताओ 1 क्यूब में अगर 1 मिल रहा है तो सभी 8 क्यूब्स में 1 1 1 ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द लास्ट पॉइंट टू बी दिस। ठीक है, समझ पड़ गया सबको? तो वी आर डन विथ दिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक से। अभी क्यों है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले चलो एक एक एनालिसिस करते हैं फिर समझते हैं। हेडिंग डालो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हाँ जी बेटा, चलो आगे बढ़े। कौन सा पार्ट अभी हमें देखना है बेटा? हाँ, फेस सेंटर्ड। बच्चों इसके कई सारे नाम हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर इसको सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक। अभी समझाता हूँ कि क्यों बोलते हैं। मतलब इसको एफसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैक। करें डिस्कस? वही पुरानी बात। सबसे पहला क्या चीज बेटा? लोकेशन ऑफ द एटम्स, यानी लैटिस। बताइए बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कहां कहां प्रेजेंट है? हाँ जी, ऑल दी कॉर्नर्स, ऑल फेस सेंटर, ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स। अब बताओ z का वैल्यू कितना आएगा? तो कॉर्नर पे कितने हैं? कितना कंट्रीब्यूशन? फेसेस कितने हैं? कितना कंट्रीब्यूशन? तो टोटल कितना आ गया? 4। याद करो, मैंने फर्स्ट डे में भी आपको दिखाया था 1 2 एंड 4 आया था। 1 आया था सिंपल क्यूबिक में, 2 आया था बॉडी सेंटर्ड में, 4 आया था फेस सेंटर्ड में। वही नंबर है ना? बोलिए। चलिए ग्रेट।
थर्ड बात करते हैं, किसका डिस्कशन? ए एंड आर में रिलेशन। भाई इसके लिए जरूरी है क्या जानना? किसके अलोंग ये टच कर रहे हैं, ठीक ना? तो दे टचेज अलोंग है ना? अच्छा बेटा, जब फेस डायगोनल के अलोंग अगर ये टच कर रहे हैं तो कितने लोगों को समझ पड़ रहा है कि ये जो लेंथ होगा ये a√2 भी होता है और ये 4r भी है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया? 4r इज इक्वल टू a√2। सबको समझ में आ गया? यानी दो एटम के बीच का सबसे नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस क्या है? a√2/2। अरे बोलो भाई, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स। अरे बोल सकते हैं? अरे नियरेस्ट नेबर मतलब जो कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट में कोई दो स्फीयर हो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस 2r ही होगा ना। तो वही मैं एक टर्म में निकाल रहा। समझ गए सब लोग? सबको समझ पड़ रहा है? एटम कहां कहां पे है? सारे फेस के सेंटर्स पे भी हैं और कॉर्नर्स पे भी। सारे फेस के सेंटर पे भी हैं और कॉर्नर्स पे भी। पता पड़ रहा है सबको? इसमें बहुत बढ़िया। देखो एकदम ऐसे ही आदत बनानी है सबको ना। जरूरी नहीं है बेटा मैं सब चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप हेजिटेट करके क्लास में बैठे रहोगे, कुछ पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे और फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसने पूछा है वैसे सबको पूछने की आदत डालनी है ना, एकदम से रब नहीं कर। ये 1/2 क्या है, कौन बताएगा? फेस सेंटर पे प्रेजेंट, ये फेस सेंटर पे है ना, तो फेस सेंटर पे एक एटम का कितना पार्ट एक्चुअल में क्यूब में आता है? तो याद करो, कोई भी फेस पे प्रेजेंट हो वो दो क्यूब से कॉमन होता है ना, एक आगे और एक पीछे। अरे इट इज जस्ट लाइक दिस कि यहां से आप डबल क्यूब बना सकते हो, एक इधर भी और एक इधर भी। अगर इस पे जो एटम प्रेजेंट है वो दोनों में हाफ हाफ कट जाएगा, तो इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। पता पड़ रहा है ना? चलो ग्रेट। पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब समझाता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा देखो ध्यान से, बहुत मजा आएगा। एक बारी एग्जाम में ना एक स्टेटमेंट दिया था, ये बोला था कि फेस सेंटर में अनडाउटेबली दे टचेज अलोंग फेस डायगोनल। ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि एटम्स ऑफ एडजेसेंट फेस सेंटर्स, ध्यान से सुनो मेरा वर्ड, एटम्स ऑफ एडजेसेंट फेस सेंटर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये एक स्टेटमेंट दिया था, बस आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। किसके केस में? एफसीसी। इन केस ऑफ एफसीसी, एटम्स ऑफ एडजेसेंट फेस सेंटर्स आर ऑल्सो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉर्नर एंड फेस सेंटर का तो कॉन्टैक्ट में है ही, बट ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो बगल बगल वाले फेस सेंटर है ना, इनके एटम भी एक दूसरे को ऐसे टच किए रहते हैं। यही आपको बताना है, ये सही है या नहीं। चलो चेक करो, देखिए कौन बताता है। दिमाग लगाओ कैसे बताना है, मैं क्यों बताऊं इसके बारे में। स्टेटमेंट बस इतना है कि, और आपके पास पूरा पावर मैंने दे रखा है, आपको इक्विप कर दिया है ऑलरेडी, जाने अनजाने में बता दिया है मैंने जितनी चीजें चाहिए, बस आपको अपना दिमाग चलाना है। एटम्स ऑफ एडजेसेंट फेस सेंटर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं इन केस ऑफ एफसीसी? देखते हैं क्या बताते हो। और अगर वो सही है तो उसका मुझे वैलिड रीजन चाहिए, आप कैसे देख पा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आई टॉक टू यू गाइज लेटर। पहले सबको एक बार ट्राई कर लेंगे।
डिस्कशन कर रहा हूँ। चले बेटा करें डिस्कस। आई थिंक टाइम अप। आओ देखते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, थोड़ा चीजें आसान कर देते, थोड़ी और आसान कर देते हैं। याद करो मैंने आपको क्या समझाया था बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। मैंने क्या बताया था, कौन से एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, दे टचेज अलोंग बॉडी डायगोनल। अरे याद है कि नहीं यार सबको, इसके अलोंग टच करते हैं ना, बोलो। अगर मैं इसी में पूछ दूं कि बेटा ये चेक करके बताओ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये दोनों कांटेक्ट में है या नहीं है, तो आप ऐसे डायग्राम देख लोगे तो बता दोगे, लेकिन कोई मैथमेटिकल तरीका जिससे बता दो। तो आंसर है बिल्कुल है। कैसे? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू एटम्स आई विल फिगर आउट हाउ मच इज दैट a, एंड आई नीड टू प्रूव इट कि क्या a इज इक्वल टू 2r है। अगर ऐसा है तभी वो कांटेक्ट में है, बोलो। और अगर ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता है। अरे भाई पेनिट्रेट करके अंदर थोड़ी ना घुस जाएगा, दूर ही रहेगा ना। शौर्य, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r आ रहा है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में। अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है, 2r डिस्टेंस से भी ज्यादा हो गया a का वैल्यू, तो कांटेक्ट में नहीं है। तो कितना सिंपल है यार, इनके बीच का डिस्टेंस a होता है और हमने इनका रिलेशन जाना है, a√3 इज इक्वल टू 4r होता है। तो a मतलब 2r की वैल्यू हमारे पास आती है a√3/2, और हमने देखा था ये 0.8 समथिंग a के बराबर आ रहा है 2r की वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी है a, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर ग्रेटर देन 2r ना, तो इसका मतलब ये कांटेक्ट में नहीं है। जो डायग्राम में मैंने दिखाया है वही सही। समझ पड़ा क्या मैंने कैसे किया? वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा जिनमें डाउट है कि वो कांटेक्ट में है कि नहीं, और जो मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मालूम है कांटेक्ट वाला, वहां से AR का रिलेशन निकालूंगा और वहां से 2R का डिस्टेंस निकालूंगा, और वो 2R को इनके वैल्यू से मैच कराऊंगा। अगर वो ज्यादा हो गया तो मतलब कांटेक्ट में नहीं है। तो वही चीज हमें FCC में करना है। बताओ बेटा इन दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? तो बड़ा सिंपल है यार, आप बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस कितना है a/2, और ये डिस्टेंस कितना है a/2, तो ये कितना आ गया? तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। अरे पाइथागोरस सबको नहीं आता है क्या? तो a/2 बाहर √2, यही आया ना? क्या आ गया? a√2/2। अब मुझे ये चेक करना है क्या यही डिस्टेंस 2r के बराबर है, तो हमने अभी देखा था distance between these 2 points are a√2/2 and that is exactly equal to, तो जो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो एक बात और आप यहां पे लिख लोगे कि in case of FCC the adjacent face center atoms are also in direct contact। लिखो ये बात, in case of face centered cubic, वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, मैं पूरे डिस्कशन का बता रहा हूं। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नोटेड, इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, adjacent face center atoms present on adjacent face center, sorry थोड़ा चेंज कर लेना, atoms present on adjacent face center are in direct contact, are in direct contact। कैसे मैंने बताया? तो आप चाहो हिंट में वो प्रूफ लिख सकते हो कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा a√2/2, और वही वैल्यू 2r के बराबर होती है। ये बात समझ आ रहा है ना? हाँ बस इसको पकड़ के रखोगे तो सब ठीक। क्या? हाँ हाँ, मतलब ये हम जैसे देखो
दक्ष पूछ रहा है कि सर ये जो हम स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं तो क्या सारे एटम स्फेरिकल होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल कुछ वैसा वाला केस हो गया जैसे हम आइडियल गैस को पढ़ते हैं। क्या गैसेस आइडियल होती हैं बेटा? गैसेस तो रियल होते हैं, उनमें अट्रैक्शन भी होता है, बहुत नजदीक अगर उनको कंप्रेस कर दो तो रिपल्शन भी होता है। जबकि आइडियल के केस में क्या मानते हैं हम? ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन। तो ये वही वाला बात हो गया। हम सॉलिड स्टेट को पढ़ ही तभी पाएंगे जब हम एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री लेकर के कंसीडर करें। तो ये हमारे आइडियल क्रिस्टल्स हैं। रियलिटी में आइडियल क्रिस्टल होते नहीं है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट आइडियल से कितना दूर है वो हमें मालूम चल जाता है उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पढ़ने में। ठीक है, तो आइडियल मान के निकाल तो लेते हैं, थोड़ा बहुत डिविएट करेगा थोड़े बहुत चीजों की वजह से, तो वो देख लेंगे बाद में। समझ में आया? क्लियर हो गया ये? बोलिए। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट इसका कौन सा आ जाता है बताओ? पैकिंग फ्रैक्शन और उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो कम ऑन, करो करो करो, सब लोग करो। पाई के टर्म में आंसर करो मुझे पहले। हाँ जी, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है भाई? कितने एटम प्रेजेंट है और उनका वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो बताओ z कितना था बेटा इस बारी? 4/3 पाई आर क्यूब। और बताओ a और r में क्या रिलेशन था? 4r इज इक्वल टू a√2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 4r बाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 ऊपर √2 नीचे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, इरेशनल नहीं बनाते कभी भी नीचे। पाई इंटू √2 बाई 6। पाई कितना है? 3.14, √2 1.41 बाई 6। बताओ ये वैल्यू कितना रहा है? 0.747 आ रहा है। तो आप देख रहे हो नियरली ये 75% पैकिंग, नियरली इसकी पैकिंग 75% है, और अच्छी हुई। लेकिन क्या ये 100% कर पा रहा है? इसका मतलब दुनिया का कितना भी अच्छा, कितना भी बढ़िया सॉलिड क्यों ना हो, 100% उसका पैकिंग एफिशिएंसी आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्फीयर कभी भी सारे एरिया को कवर कर ही नहीं पाएंगे ना, कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें परसेंटेज एम्प्टी स्पेस देख लो, 100 माइनस ये 74, कितना आ रहा है ये? अप्रॉक्स 25 पॉइंट इतना परसेंट अभी भी, मतलब 1/4 स्पेस तो खाली रह ही रहा है, उससे ज्यादा भी है। सिंपल क्यूबिक में तो ऑलमोस्ट हाफ पहुंच गया था, इतना खराब था। तो अब नेचुरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी अच्छा आना चाहिए। तो हमने अभी तक कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर देखे हैं? 6 सिंपल क्यूबिक में, फिर कितना देखा? 8 बॉडी सेंटर्ड में। यहां चेक करो कितना होगा, चेक करो, दिमाग लगाओ, देखे कौन बता पाता है। सोचो बहुत बढ़िया से, कैसे मालूम चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? डायरेक्ट कौन कौन से एटम कांटेक्ट में है उसको विजुलाइज करो। आपके पास 2 लैटिस पॉइंट है, कोई भी पकड़ के कर सकते हो। फेस के सेंटर वाले को पकड़ के चारों तरफ विजुलाइज करो, या कॉर्नर वाले एटम को पकड़ के चारों तरफ। दिमाग लगाओ, मैं बात करता हूं आराम से, सोचो।
हाँ जी प्यारे बच्चों, कर लिया सबने विजुलाइज? क्या आ रहा है? चलो इस बार मैं समझना चाहता हूँ कितने लोगों को 12 दिख रहा है अभी तक डायरेक्ट? हाँ जी, कितने लोगों को दिख गया? 12 नहीं दिखा? 12 से ज्यादा आ रहा है। आओ चलो देखते हैं। देखो मैं दोनों पॉइंट पकड़ के दिखाऊंगा, कितने लोगों को दोनों से दिख गया। मैं थोड़ा और 1-2 मिनट ऐड करता हूँ तुम्हारे लिए ना। मैं कॉर्नर से भी देखो और फेस के सेंटर से भी, हो सकता है आप कोई एक पॉइंट पकड़ के देख लियो, बट दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। तो चलो जिसने एक से देखा है वो दूसरे के बारे में सोचे थोड़ा। ना बेटा, तो आपको क्या विजुलाइज करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसके केस में? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यही ना? तो आप दोनों आइटम में से कोई एक पकड़ लो, आंसर सेम ही आएगा। कॉर्नर और दोनों से मुझे चाहिए आंसर ना, सोचो। हाँ जी, अभी तक कितने लोगों को दिख गया? हाँ तो टॉप एटलीस्ट किसी एक पॉइंट से 12 दिख गया हो। चलो मैं दिखाता हूँ। अभी एकदम टेंशन नहीं लेना है ना, तुम्हें एक एक स्फीयर दिखाई देगा। मॉडलिंग में तो मैं चेक ही करा दूंगा तुम लोगों को ना, अभी 3D स्ट्रक्चर दिखाते समय। पहले तो अपने दिमाग को खोलने के लिए समझा रहा हूँ, खुल जाए अच्छी बात है। चले देखा जाए। आइए प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं एटम कंसीडर कर रहा हूं, कौन सा? लेट अस टॉक अबाउट द कॉर्नर एटम, राइट? बोलो ना, कॉर्नर ले ले। अरे बोलो यार। अब बताओ, एटम टचेज अलोंग फेस डायगोनल। इसका अब देखो थोड़ा ध्यान समझना ना। जैसे एक क्यूब होता है बेटा, तो उस क्यूब मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, फिर एक पेज पकड़ के चलेंगे ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसको पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। देखो पहले, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ABCD, फिर यहाँ पे EFGH ऐसा लिख दिया, नंबरिंग कर दी, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझ। राइट, तो आई एम कंसिडरिंग ABCD वाला पार्ट, जस्ट दैट फेस ओनली। इज दैट क्लियर? अब बताओ, इस फेस में अभी कितने लोग बोल रहे हैं ये जो फेस होगा, इसमें यहाँ पे जो एटम है वो इसके कांटेक्ट में? तो ये सुनो, अभी कितने लोग बोल रहे हैं ऐसे ही इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे सर, तो इसके ऊपर वाला एक क्यूब आएगा, उसका फेस इसके साथ बिल्कुल साथ में, तो वहां पे भी ऐसे कांटेक्ट में होगा उसके फेस सेंटर के। ऐसे इस साइड में भी होगा बेटा, बोलो, और ऐसे इस साइड में। मिल गया? मतलब ऐसा प्लेन जो ABCD का है और उसका एक्सटेंशन आ रहा है। क्या बात समझ में सबको? तो सॉरी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां ये और नीचे वाले 4 मिल गए ना। लेकिन ये जो प्लेन है वो ABC, मतलब अगर मैं एक्सिस नाम दूं तो X एंड Y,
एक्स वाई प्लेन में आपको कितने मिल गए? 4। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर कि सर ये जो ए बी सी डी आपने लिखा था, यहां पे ए बी ई जी अगर मैं ले लूं तो ये जो फेस है इसके भी तो ऐसे 1 2 इधर 3 इधर 4 और इनमें भी तो ये कॉमन होंगे, बोलो। तो ऐसे तीनों प्लेन्स में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो क्या मुझे 12 मिल गए? क्लियरली दिख गया? तो कॉर्नर वाले के पकड़ के चलोगे बेटा तो 12 तब भी दिखेगा, बस आपको प्लेन देखना पड़ेगा दिमाग खोल करके। दूसरा तरीका समझाता हूं, वो बहुत आसान है। कितने लोगों को इससे बड़े आराम से दिख गया होगा? फेस सेंटर वाले से तो बड़े इजी से दिखेगा। कैसे? बस वो पॉइंट याद करते हुए कि एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स आर इन। अब इमेजिन करो आप एक क्यूबिकल कमरे के अंदर बंद हो। क्यूबिकल यार इमेजिन कर लो। हाँ, तो यहां ऊपर वाला, ऊपर बच्चों सबको देखो यार, तुम लोग भी देख लो। ओके, ये ऊपर एक एटम है जो फेस सेंटर पे है, दिख रहा है सबको? फेस सेंटर वाला ध्यान से देखो, नीचे वाले फेस सेंटर के टच में रहेगा। बताओ ये जो टॉप में जो सरफेस है, प्लेन है, क्या इसके चारों तरफ एक एक प्लेन है? बोलो बेटा। अरे मोटू लोग पेपर दो यार। अरे पेपर नहीं, पूरा कॉपी दे दो मुझे। हाँ ठीक है, ये देखो, ये एक फेस ले रहा हूं मैं एकदम टॉप मोस्ट। अब बताओ यहां से एक और फेस आएगा क्या नीचे? इधर से भी फेस आएगा बेटा, इधर से भी फेस आएगा। कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेम हो जाएगा आपका। इधर से भी फेस आएगा, चारों तरफ फेस आ गए। अब बताओ ये जो सेंटर वाला है, ये बगल वाले भाई साहब पड़ोसी वाले फेस के सेंटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये इसके भी कांटेक्ट में होगा। अरे ये भी तो एडजेसेंट हुआ ना, इधर भी कांटेक्ट में होगा, इधर भी कांटेक्ट में होगा। किससे नहीं होगा? सिर्फ नीचे वाले से नहीं होगा, चारों से हो गया। अरे बोलो यार, क्लियर है? ये चारों से साफ दिख रहा है या कभी डाउट लग रहा है? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, उसके भी चारों फेसेस होंगे, किनारे 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 किनारे। अरे बोलो यार, इनसे भी हो गया। 8 दिख गया सीधा सीधा। 4 तो आपको प्लेन में ही दिख रहा होगा यार, ये कॉर्नर 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 के भी तो टच में रहते हैं। खत्म हो गया, कितना इजी है। उस प्लेन में देखो तो कॉर्नर 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 चारों से, उसके जस्ट नीचे वाले प्लेन में यहां जो प्रेजेंट थे उनके एडजेसेंट वालों से, ऐसे ही ऊपर। कितना जबरदस्त है, देख पा रहे हो अगर तो? पूरा अवेंजर वाली सीरीज दिख रही होगी तुम्हें। अलग अलग यहाँ इमेजिनरी प्लेन्स आपको इमेजिन करने हैं और वहां एटम इमेजिन करना है कलरफुल डायग्राम में ना, बिल्कुल वीडियो गेम में जैसे चलता है। अभी चलो भाई, इतना समझ गए सब लोग। अब मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ, किसके बारे में? एटम्स वगैरह दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आखिरी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप लिख लो पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। चलो कोई है ना, लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी और सीसीपी विल बी 12। अब देखो इसको क्यूबिक क्लोज पैक क्यों बोलते हैं? तो जितने क्यूबिकल स्ट्रक्चर थे, 3 ही तो थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन तीनों में सबसे ज्यादा पैक्ड कौन है? इसलिए इसको क्यूबिक का क्लोज पैक अरेंजमेंट बोलते हैं, सीसीपी। याद रहेगा, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? इसका नाम एक जगह और से डिराइव होता है, लेयर स्ट्रक्चर से, वो बाद में दिखाऊंगा, बट अभी आपको एकदम क्लियर हो गया? बोलिए बच्चों, पूरी क्लैरिटी आ गई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट नेबर तो हमने देख लिया, नियरेस्ट नेबर कौन सा है हमें पहले ही मालूम है भाई। नियरेस्ट नेबर आप बोलना चाहो तो या तो कॉर्नर पकड़ा है तो आप बोलो कि फेस सेंटर वाला है, या फिर फेस सेंटर पकड़ा है तो बगल वाला फेस सेंटर एंड कॉर्नर दोनों ही पड़ोसी है उसके। यस और नो? गॉट इट ना? तो नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसके? 12 है। डिस्टेंस कितना है? a√2/2। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और ये कुछ और नहीं बल्कि 2r के बराबर है। सबको समझ पड़ रहा है? अच्छा, नियरेस्ट नेबर के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये कैलकुलेशन कर ही लेते हैं।
तो अभी कितने लोग बोल रहे हो सर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है, तो जब ये सबसे नजदीक ये था तो एक लेंथ ये है जो ए, तो हमारे पास, रुक जाओ एक मिनट, a√2/2, ध्यान से देखो a आ गया ना, सारे डिस्टेंसेस देख लेते हैं लैटिस में, कॉर्नर वाला पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ के सारे डिस्टेंसेस देख लेते हैं। अभी फिर कितने लोग कह रहे हैं कि एक तो a√2 भी दिख रहा है और एक a√3 भी दिख रहा है, अरे यार बोलो ना, ये सब तो कॉमन पॉइंट्स है बेटा। एक और जगह है जो आप यहाँ पे शायद नहीं देख पा रहे हो, उसको भी दिखाता हूं। कौन सा जगह? कॉर्नर पकड़ा है मैंने, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या पकड़ रखा है, एक और लैटिस पॉइंट यहाँ क्रिएट होता है, वो थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने पकड़ रखा है बेटा कॉर्नर को, कॉर्नर से ये कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, एक कॉर्नर से कितने प्लेन कांटेक्ट में है, ये ऊपर और ये पीछे वाला और ये साइड वाला, देखो ना, अरे कोई कॉर्नर पकड़ लो मेरे भाई, चेक कर लो उधर, बताओ वो कॉर्नर से ये ऊपर वाला प्लेन दिख रहा है, ये दीवार वाली प्लेन दिख रही है, ये साइड वाले दीवार वाली प्लेन दिख रही है, कौन सी नहीं दिख रही है टच में इससे? नीचे वाली। तो इस कॉर्नर से नीचे वाले फेस के सेंटर का भी तो लैटिस पॉइंट है, अरे एफसीसी में फेस सेंटर लैटिस पॉइंट है ना, तो कॉर्नर से उस फेस सेंटर का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? क्यों नहीं, कॉर्नर से इसी फेस का बोल रहा हूं क्योंकि वो तो हमने पहले ही निकाल लिया, a√2/2। ये कॉर्नर से वो वाले फेस सेंटर को निकालो जो उसके कांटेक्ट में नहीं है, कहने का मतलब आप इससे इसका डिस्टेंस निकालो। ये भी तो दो लैटिस पॉइंट है, ये भी तो कोई ना कोई तो नेबर होगा, कौन सा पड़ोसी है बाद में मालूम चलेगा, डिस्टेंस तो निकाल लें। तो ये डिस्टेंस निकालो, तो ये डिस्टेंस देखिए कौन निकालता है, जल्दी करो, इसको डायग्राम बना के दिखाना, नहीं तो पता नहीं चलेगा मैं कौन सी बात कर रहा हूं। ये पड़ोसी की भी बात निकालो, तुम्हारा कितना रहा है? √5, √5 पूरे में रूट है या √5a/2, ये तुम बोल रहे हो, ठीक है। और बताओ भाई, अश्रुत का तुम्हारा √3/, होल ओवर √3/2, चलो बाकी सब कर लो यार, सब कर लो, टाइम है फिर। अब जरा चेक करो तो कौन सा पड़ोसी है, नंबर 2 का है कि 3 का है, 4 का है, सबसे नजदीक वाला तो नंबर 1 √5a/2, चलो देख लो, √3 आ रहा है। चलो आंसर तो यही दो में से कोई एक होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग का यही आ रहा है। भाई वोटिंग करा लेंगे, जो सही होगा, ऐसा नहीं है जो मैं बोलूंगा वही सही होगा। मनस्वी कितना आ रहा है? वंशिका कितना आ रहा है? प्रीति कितना आ रहा है? सिमर, आर्यन, अपने अपने आंसर यार टेक्स्ट में भी तो करो कम से कम, तो नहीं रहे हो ना तुम लोग। चलो चलो अपने अपने आंसर करो। लक्ष्य, किसके? हाँ जी, आ जाओ देखते हैं, बड़ा आसान है यार। नहीं, अभी कितने लोग कह रहे हो सर इसको निकालने के लिए ना, ये लेंथ तो हम सबको मालूम है और ये भी मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है, कितने लोग को मालूम है ये परपेंडिकुलर है? कैसे दिखाओ ये बताओ बेटा। देखो यार तुम लोग का कैमरा ना घूमता नहीं है तो मुझे बहुत, लो लो इधर, देखो बेटा इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बॉटम प्लेन समझो, ये जो प्लेन है ना नीचे वाला, ये इसको वो समझ लो। अब इसके ऊपर भाई दो, एक और नोटबुक दो, लिख गया, ओके। ये देखो ऐसे 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 और ऐसे, वो घरौंदे बनाते थे ना दिवाली के टाइम पे, अभी तो कल्चर ही खत्म हो गया है, मिट्टी वाले छोटे छोटे घर बनाते थे हम लोग दिवाली के टाइम पे, उसके अंदर हाँ दिए हुए रखने के लिए, बहुत ही। तो ऐसा एक मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं हम लोग, छोटा घर यार, खिलौने वाला जो मिट्टियों से बनाते हैं ये घर। चल हाँ जी, तो ये नीचे वाला प्लेन है, ये उसके ऊपर रख दिया मैंने, इसके ऊपर रख दिया, इधर रख दिया, इधर, और एक टॉप पे ऐसा इमेजिन करो कि रखा है, सभी इमेजिन करो, बल्कि रख लिया। हाँ इधर आओ भाई, इधर उधर मेरे पास, पकड़ के रखो इसको।
है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कॉर्नर से यहां इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ यहां से यहां एक लाइन खींचूंगा और वो लाइन से यहां खींचूंगा, तो क्या आपको दिख रहा है इसके और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री है? बोलो बेटा ये लाइन और ये जो प्लेन है, ये जो लाइन सीधा ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं और ये जो प्लेन है, क्या ये लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है? तो इस प्लेन में कोई भी लाइन खींचो उसके परपेंडिकुलर होगा ना। तो बताओ यही तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये 90 डिग्री है, ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अरे आ गया सबको समझ में? ठीक है, थैंक यू। ये 90 डिग्री होगा। देखो यही सब छोटे छोटे पॉइंट से मैंने बोला, तकलीफ बस इतना ही है, अगर तुम ये समझ गए तो सब सेट है। ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, है ना। उसके बाद बताओ, अब मुझे बताओ ये अगर ए लेंथ है और ये लेंथ कितना होगा, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा। ये पूरा a√2 होता है, यहां से यहां कितना, a√2/2। अरे a√2/2 करो ना यार, बस इतना ही करो, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? अब ये कितना, ये पाइथागोरस से निकल नहीं जाएगा जी, √a√2/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कितना आ गया ये? तो ये आ जाएगा भाई a × 2/4 का स्क्वायर a स्क्वायर। अब कर लोगे a/2, 3/4 आ गया क्या? 3 सही बोल रहा क्या? 3/2 आ गया क्या? अच्छा ऊपर, हाँ 4, सॉरी। तो ये हाँ जी कितना आ गया ये? 6a²/4। अरे हाँ यार तुम लोग ना पागल मत करो मुझे, ठीक है। और इसका रूट ले लो तो कितना आ गया? a√3/2। अच्छा ये वैल्यू देखो, √3/2, 3/2 को करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो ध्यान से समझो, ये a और a√2 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा इसको √2 ही रहने दो ना, ये 1.5 है रूट में, तो डेफिनेटली कितने लोग बोल रहे हैं यहां कहीं ये डिस्टेंस फिट बैठेगा, a × √3/2। मतलब ये सबसे ज्यादा नजदीक पड़ोसी है, ये सेकंड है नजदीक वाला, ये थर्ड नजदीक वाला है। तो ये मिस कर सकते हो आप, क्योंकि अभी तक हर बारी हमने क्या देखा है, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू फेस वाले अपोजिट साइड में कॉर्नर, फिर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल वाला कॉर्नर। लेकिन ये एक ऐसा मिल गया जो कॉर्नर से सामने वाले फेस के सेंटर पे एटम जो प्रेजेंट है, और ये फेस का सेंटर आएगा ही एफसीसी में, और कहीं आएगा ही नहीं, और तो कहीं है ही नहीं। और सारे जगह पे कहां पे है? कॉर्नर्स पे है, बॉडी सेंटर पे एट द मैक्स, यहां पे फेस के सेंटर में, ये सिर्फ यहीं पे आता है पॉइंट। तो आप ये डिस्टेंसेस लिख लो बेटा, हाँ, डिस्टेंसेस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, डॉट 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 सो ऑन, ऐसे करके ये सारे डिस्टेंसेस लिख लो। a√2/2 एंड a√3/2 वाले को हाईलाइट करके दिखा देना कि ये है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। बोलिए प्यारे बच्चों, सब समझ पड़ रहा है? कोई तकलीफ नहीं है ना? ऑल ओके, ग्रेट। मिटा दूं इसको? चलो फाइन। अब आते हैं बेटा, इनके नंबर्स लिखते हैं, है ना, सबके नंबर्स लिखते हैं। बताओ नियरेस्ट नेबर वाले कितने हैं? नियरेस्ट नेबर वाले कितने हैं? नियरेस्ट नेबर 12 से। अब बताओ ए डिस्टेंस वाले कितने होंगे? सिंपल, अरे उनको देखो सिर्फ, किनको देखना है? एजेस को। तो ये तो एकदम सिंपल क्यूबिक जैसा आ गया, इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे, बस खत्म, 6 आ गया। ये समझ आ रहा है? ये बताओ a√3/2 वाला बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सोच करके बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लेकर के बताओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
एक ही क्यूब में आपको दिख एक रहा है, एक ही नहीं है बेटा, 3 ही कॉर्नर से क्यूब मतलब फेसेस कॉमन है ना, 3 पे तो एटम पड़ा हुआ है। अरे बाबा वो कॉर्नर 3 फेस से है, ये नीचे वाला है, इधर साइड वाला है, उधर साइड वाला, ये तीनों देखो ना, तीनों के तीनों पे है, तो एक ही क्यूब में 3 जगह मिल गए। अरे मोटू लोग, ये देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है, और कितने लोगों को दिख रहा है, ये वाला भी तो इसके भी सेंटर वाला तो होगा ना, और ये जो है बनाया है इसका भी तो सेंटर वाला होगा। अरे यार ऐसे एक काम करना, एक क्यूब रख करके देखना, आइडिया लग जाएगा। एक कॉर्नर से रूट ओवर दिस डिस्टेंस की बात मैं कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखो ना, एक कॉर्नर 3 प्लेन से टच में है, तो बाकी 3 प्लेन तो एकदम अनटच्ड है, उन तीनों प्लेन के कॉर्नर इक्वी डिस्टेंस होंगे वहां से, मतलब उन तीनों प्लेन के फेस सेंटर्स इक्वी डिस्टेंस होंगे। समझ में आया? एक क्यूब में 3 मिल जा रहे हैं, और बताओ कॉर्नर कितने क्यूब से कॉमन? 8 क्यूब से कॉमन। क्या कोई कॉमन प्लेन आ रहा है क्या उनके बीच में? नहीं सर, तो वो एटम रिपीट नहीं हो सकते, इसलिए एक में 3 है, तो 8 मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे? पूरा गेम हो गया सबका, अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आ गया वैल्यू कितना। हाँ जी, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, ये अलग ही कोहराम मचा के रखा हुआ है। एक तो डिस्टेंस बड़े मुश्किल से पता चलता है, ऊपर से ये वैल्यू याद रहना चाहिए। a√2 ये भी आसान है, कोई भी बता लेगा कितना होगा। हाँ जी, a√2 वाला सब में रिपीटेड है यार, एक जगह सेट कर लिए ना तो सब जगह वही है। इधर मिल गया सर, इधर मिल गया, इधर और इधर, एक प्लेन में 4 मिल गए, तो ऐसे चारों मिला करके तो कितना हो गया इसका 12। a√3 वाला 8 साफ दिख रहा होगा नहीं? अब देखो डिस्टेंसेस वाइज आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी आ रहा होगा, सब जगह पे वही है ना? तो अगर उसके हिसाब से देख लेते हो तो सब चीज क्लियर हो गया बेटा, सब एकदम क्लैरिटी आ गई। तो ये पूरे तीनों क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अब लाइट ऑफ करो, मैं तीनों क्रिस्टल का अच्छे से वीडियो सामने प्ले करता हूं, टेक्स्ट लिख करके आएगा, आप देखते रहना। लाइट ऑफ कर दो संभाल के। चलो बेटा, राइट, तो देखो एकदम सीक्वेंस में आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे आपके सामने, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आ रहा है The simple cubic lattice is वो the simplest lattice structure. वो है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मैंने कहा बताया था आपको, एटम्स आर ऑन दी कॉर्नर। एकदम रिलैक्स हो जाओ एकदम ना, लंबी लंबी सांसें लो, 2-3 लंबी लंबी भाई, डीप ब्रेथ, ठीक है, रिलैक्स करे स्टार्ट। तो ये देखो सिंपल क्यूबिक है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना आपको लैटिस स्ट्रक्चर भी दिखेगा, एंड ये एक के बाद एक डायरेक्टली आता है। पहले आप देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। And consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the ball and stick model shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In actuality, the atoms are packed much more closely together and touch somewhere in the structure. A more realistic model of this structure is the space-filling model. Here, the size of the atoms is in correct proportion to the cell. The space-filling model demonstrates that in the case of the simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. In the model shown here, each atom touches 3 others along the 3 edges of the cell. We can generate the unit cell of the simple cubic lattice by including only those portions of the atoms that appear inside the cell boundaries. In the case of the simple cubic cell, each atom lies 1/8 inside the cell.
Since there are 8 of these fractional atoms, there is the equivalent of 1 atom inside the unit cell. The body-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic lattice, but with 1 body atom in the center of the cell. This simple change results in a structure that is completely different from the simple cubic lattice. Due to the atom at the center of the cell, the vertex atoms no longer touch along an edge of the cell in the space-filling model. Instead, each of the vertex atoms touches the center atom. The atoms are said to touch along the cube diagonal of the cell, which connects opposite corners of the cube. The unit cell for the body-centered cubic cell is shown here. In addition to the 8 vertex atoms, this cell contains 1 body atom that lies entirely inside the cell. This gives the equivalent of 2 atoms inside the cell. The face-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as in the simple cubic and body-centered cubic lattices, but also contains 6 atoms located in the 6 faces of the cell. In a space-filling model of the face-centered cubic unit cell, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Each face atom touches the 4 vertex atoms that define the face of the cell. The unit cell of the face-centered cubic cell is shown here. The unit cell contains the same 8 vertex atoms as simple cubic and body-centered cubic structures, each 1/8 inside the cell. The 6 face atoms each lie 1/2 inside the cell. When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of 4 atoms inside the cell. The term coordination number refers to the number of atoms touched by a given atom inside a lattice structure. We will consider the coordination number of the simple cubic lattice first. We have already seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along an edge of the cell. In a single unit cell, 1 vertex atom touches 3 other atoms along 3 edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. The same atom also touches 3 other atoms along the edges of 3 other cells for a coordination number of 6. The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms for a coordination number of 8. The coordination number for a particular structure is the same regardless of which atom is chosen. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded by 8 body atoms, again giving a coordination number of 8. Last, we will demonstrate the coordination number of the face-centered cubic cell. Recall that in the face-centered cube, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of a face atom. Recall that a face atom touches the 4 vertex atoms that define the face. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above and 4 below, for a total coordination number of 12. Now let us consider the coordination number of a vertex atom. Each vertex atom touches 4 face atoms within the same plane, 4 face atoms below and 4 face atoms above, again giving a coordination number of 12. In addition to the 3 cubic structures previously discussed, there are 2 close-packed structures. Close-packed structures consist of close-packed layers of atoms within which each atom is surrounded by 6 others. The difference between the 2 close-packed structures lies with the way in which these
हाँ जी, तो पूरी क्लैरिटी हुई, तीनों स्ट्रक्चर दिखा आपको। ये कौन सा है? सिंपल क्यूबिक है, राइट। अब सिंपल क्यूबिक में आपको मालूम है कि दे टचेज अलोंग। अब देखो नियरेस्ट नेबर की मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, ये आइटम है बेटा, तो ये इसका नियरेस्ट नेबर है, राइट, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 2r का डिस्टेंस है। अगर आप देखो इधर से ये भी आएगा नीचे, इधर से इसके पीछे वाला भी है, दिख रहा है? बोलो यार। तो ऐसे ही अगर आप इनके बगल में क्यूब, मतलब इस कॉर्नर को ढकने के लिए 8 क्यूब्स बनाओगे ना, तो नीचे आ रहा है तो ऐसे ही ऊपर भी आएगा बेटा, इधर आ रहा है तो इधर भी आएगा, पीछे है तो आगे भी आएगा। इसी को ध्यान में रख करके मैंने आपको 6 बताया था। इसमें दिखाया भी होगा, आपने देखा होगा बीच में कैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था। He modeled the edge of the cell, 3 edges of the cell. We can get the cell of these fractional atoms in 8 vertex atoms as a simple cubic lattice. Result to the atom at the center of the cell. The vertex अब आप देखो बॉडी सेंटर्ड में ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है ना, अलोंग एज, लेकिन अलोंग बॉडी सेंटर, touches the center atom. करेक्ट ना? The atom, the unit cell for the body centered cubic. अब देखो ये कितना इजी है कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आप सेंटर को पकड़ो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 4 अबव एंड 4, तो वही मैं बोल रहा था 8 होगा। Isn't it so simple? बस ऐसे ही आपको देखना था। Cell is shown here. In addition to the 8 vertex atoms, this gives the equivalent of 2 atoms. The face-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as in the simple cubic and body-centered cubic lattices, but also contains 6 atoms located in the 6 faces of the cell. ये In स्पेस the space-filling model of the face-centered cubic unit cell, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Each मतलब फेस, ये जो ये फेस सेंटर एंड कॉर्नर, ये आपस में कांटेक्ट में। और मैंने क्या बताया था, एडजेसेंट फेस सेंटर एटम आर आल्सो इन टच, राइट। face atom touches the 4 vertex atoms that define the मतलब मैं इसकी बात कर रहा था, ये कॉर्नर हो गया, ये एक साइड का फेस, ये दोनों आपस में टच में रहते हैं। ये सुनो, बोलो, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगला टॉपिक जो है जिससे मतलब आप ये बोल लो कि एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस आते हैं जे एडवांस के अंदर, वो है वॉइड्स के बारे में, और उसी में क्लैरिटी मिसिंग होती है बच्चों के अंदर। मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो चलो रट रटा के आप बना लोगे, वॉइड्स के अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एकदम बढ़िया से इन स्ट्रक्चर्स को दिमाग में बिठाओ, क्योंकि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बस वही बचा रह गया है बेटा, वो दिमाग में सेट कर ले गए तो फिर आयनिक क्रिस्टल और ये सब बहुत बच्चों जैसी हो जाएगी चीजें। ठीक है, अच्छे से बना के एकदम करो। face of the cell. The unit cell of the face-centered cubic cell is shown here. The unit cell contains the same 8 vertex atoms as दिख रहा है ना, ये और ये दोनों आपस में टच में है, ठीक है, और ये दोनों तो आपस में सीधा सीधा दिख रहा होगा टच में। तो कायदे से देखो तो 1, ये दोनों टच में, इसका और इसके बगल वाला टच में होगा, उसका और वो बगल वाला टच में होगा, तो चारों एक दूसरे के टच में है, चारों एक दूसरे के टच में है, समझ रहे हो ना। लेकिन मतलब ये और इसके पैरेलल वाला उस साइड वाला टच में नहीं है, ये एडजेसेंट में मैं बोल रहा हूँ, ये इसके टच में, ये और ये चारों के लिए जो ऊपर टॉप वाला सरफेस है वो कॉमन फेस हो गया ना, तो वहां से इसका किनारे वाले और किनारे वाले चारों का, तो यहीं से तो लेके मैं बता रहा था कि सेंटर को पकड़ लो, तो ये 2 उधर 3 4 नीचे 4 ऊपर 8, और अपने ही प्लेन में ये कॉर्नर वाले जो 4 थे, इसलिए तो मैं 12 आपको गिना रहा था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वो वहीं से आया था। simple cubic and body-centered cubic structure. One has in 4 atoms inside. The term coordination number. अब देखो यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको क्यूब को एक्सटेंड करके सोचना पड़ेगा, तो ये वही चीज है बेटा। ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देखो सिंपल क्यूबिक कैसे बन रहा है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे करके बनता जा रहा है, और ये पूरी लेयर है जिसमें सिर्फ वो 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे को हाईलाइट किया है। अब आप ये पकड़ के देखो, इसको ध्यान से देखो, इसके इधर एक दिख रहा है, इसके इधर दिख रहा है, हल्का सा जो किया है, अभी इसको बोल्ड करेगा। इसके पीछे देखो एक दिख रहा है, एक ये नीचे एक दिख रहा है, ऊपर एक हल्का सा लाइट सा कर रखा है। अभी जब दोनों को कलर्ड करेगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ,
तो 6 दिख रहा है ना, सिंपल क्यूबिक में हमने 6 सीखा था. refers to the number of atoms touched by a given atom inside a lattice structure. We will consider the coordination number of the simple cubic lattice first. We have already seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along an edge of the cell. In a single unit cell, one vertex atom touches 3 other atoms दिख रहा है? on 3 edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. The same atom also touches 3 देखा? other atoms पीछे, on the edges of इधर, the other इधर, cells इधर. for coordination. अब ये पूरा बना करके The coordination number of the body-centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms. समझ पड़ रहा है ना, कोई डाउट? अब नेक्स्ट कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड. तो बॉडी सेंटर्ड तो मैंने बताया है कि बहुत इजी है. आप कॉर्नर वाले आइटम को भी पकड़ के देख सकते हो या फिर बॉडी के सेंटर वाले को भी पकड़ के देख सकते हो. इट्स अप टू यू. आप किसी को पकड़ के देख लो. तो कॉर्नर वाले को तो हमने देख ही लिया, बॉडी सेंटर वाले को भी देख लिया. अब यहाँ पे देखो, उसी को कलर से दिखाएगा. For a coordination number of देखो, ये बॉडी सेंटर वाले को दिखाया कि सेंटर वाले को अगर पिंक कलर समझ लो तो सारे कॉर्नर वाले सेंटर के टच में है और 8 कॉर्नर होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया. अब थोड़ा सा दूसरा पकड़ के दिखाएगा. the coordination number for a particular structure is the same regardless of which atom is chosen. समझ में आया? कोई अगर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही टाइप के एटम है, तो कौन सा एटम आप पकड़ के कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अभी हमने बॉडी सेंटर से देखा, अभी देखो कॉर्नर से देखेंगे. ठीक है? तो 1 कॉर्नर इज कॉमन विद 8 क्यूब और हर क्यूब का अपना सेंटर होगा और कॉर्नर वाला बॉडी के सेंटर से टच में रहता है, तो 8 के टच में आ जाएगा. वो ही तुम्हें अब यहाँ पे दिखाएगा. हाँ, ये ओके. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded. देखो, दिख रहा है? ये कॉर्नर वाला है, ये पहला यूनिट सेल लिया है. अब ऑल 8 यूनिट सेल ऐसे बना के दिखाया नहीं है, बट उनके सेंटर के एटम सब दिखा दिए. आप पता पड़ रहा है ना? तो देख लो. Surrounded by 8 body atoms. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. क्लियर हो रहा है? चलो, मैं ये चीज आपको केमिस्ट्री वाले ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा. आप आराम से इसको देखना. अगर कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप बार बार ही इसको रिपीट कर सकते हो. Again, giving a coordination number of 8. Last, we will demonstrate the coordination number अब एफसीसी का देख लो, cubic cell. फेस सेंटर्ड. Recall that in the face-centered cube, the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of a face atom. Recall that a face atom touches the 4 vertex atoms that define the face. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above and 4 below, for total coordination number of. ठीक है? समझ पड़ा ना एफसीसी का Consider the coordination कि number एक of the सिंगल फेस को पकड़ा, फेस के सेंटर को नीचे वाले में भी दिखाया 4 से टच में, ऊपर और सेम प्लेन में भी, तो पूरा टोटल हो गया. और ऐसे कॉर्नर का भी पकड़ के atom. Each vertex देखो. अब एक वर्टेक्स एटम पकड़ लिया ना, अब एक एक प्लेन में देखना 4 4 दिखाएगा ना. ध्यान से देखना. ये atom touches 4 face atoms. क्लियर ना? देखो, 1 फेस, सेकंड फेस, इधर जो एक ही प्लेन में है चारों तरफ 4 दिख गए. और ऐसे ही एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों प्लेन में देख लेंगे. The same plane, 4 face atoms below and 4 face atoms above, again giving a coordination number of 12. फाइन एवरीबॉडी. तो यहाँ तक देखो आज का क्लास था. इसके बाद वाली क्लास के लिए मैं थोड़ा सा 3D आपको पहले ही दिखा रहा हूँ ताकि अगले वाले क्लास में हम लेयर समझ सके. ठीक है? तो थोड़ा सा बस 5 मिनट और लूंगा तुम लोग का, उसके बाद वीडियो दिखा खत्म कर देते हैं. अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर देखे बेटा, वो किसके हिसाब से देखे थे? सारे स्ट्रक्चर जो भी देखे वो किसके हिसाब से देखे? लाइट ऑन कर दो बेटा. In addition to लाइट ऑन कर दो. the हाँ जी. तो अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो सिंपल, मैंने आपको आउटलाइन भी दिया था पहले दिन कि देखो सॉलिड, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन दोनों है. हमें कौन सा पढ़ना है? क्रिस्टलाइन ना. उसके बाद हमने
मॉलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, वो अलग बात है। लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस सब देख लिया था। उसके बाद वी केम टू एन आइडिया ऑफ यूनिट सेल, और फिर हमने क्रिस्टल सिस्टम समझे कि देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, राइट? क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, राइट? उसके बाद कौन सा था? टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक ना। तो ये सारे हमने सीखे थे, टोटल 7 क्रिस्टल। और हर क्रिस्टल सिस्टम में डिपेंडिंग ऑन एटम्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड है उसके हिसाब से उनके यूनिट सेल्स होते थे, जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते थे। तो हमने क्यूबिक में देखा 3 टाइप्स, ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा होते हैं, ऑल 4 टाइप्स। फिर मैंने आपको बताया था बॉडी से, सॉरी, टेट्रागोनल में 2 टाइप्स ना, कौन सा? सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। फिर उसके बाद हम लोग आए थे मोनोक्लिनिक में 2 टाइप्स थे, याद है? बाकी सभी में 1-1-1 टाइप के सिंपल वाले, ध्यान है ना? तो उसके बाद मैंने बोला था बेटा हमको डिटेल में कौन से क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना है? क्यूबिक। अभी तक हम क्यूबिक ही पढ़ रहे हैं, अब खत्म हो गया क्यूबिक। तो अब क्या पढ़ेंगे? तो अभी तक हमने एक सॉलिड को कैसे देखने की कोशिश करी कि एक यूनिट सेल के पर्सपेक्टिव में देखा। यूनिट सेल बनाओ, उसको रिपीट करते चले जाओ तो बन जाएगा। लेकिन एक और भी आइडिया है सॉलिड को देखने का। कौन सा आइडिया है? लेयर के हिसाब से देखना स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि भाई मार्बल्स का एक लेयर है, कंचों का एक लेयर है, छोटे छोटे गोलियां जो होती हैं उनका एक लेयर है, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर, चौथे के ऊपर पांचवा। अगर हम ऐसी स्टैकिंग भी करते चले जाएं तो भी तो सॉलिड बन जाएगा भाई। आइडेंटिकल रेडियस वाले सॉलिड बनाने हैं ना, तो एक लेयर के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे, ऐसे लेयर हम बनाते चले जाएंगे। तो दिस इज अनदर वे ऑफ पिक्चराइजिंग सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। तो अब इसका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, राइट? तो पहले हम लेयर्स समझेंगे। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको यहां पे लेयर दिखाऊंगा कैसे। देखिए कौन से, अभी नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना बेटा, वो तो डिपेंड करता है कौन सा सॉलिड है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो मेटलिक भी हो सकता है, फोर्स बॉन्ड वॉल भी हो सकता है, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड भी हो सकता है, वो तो मर्जी। अभी हम कौन से चीजों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट नहीं है सॉलिड बनने में ना। एक एटम के चारों तरफ कोई भी एटम आ सकता है, उसमें वैलेंसी का कोई लफड़ा नहीं है। खुद सोचो यार, एक एटम के चारों तरफ 12 बॉन्ड बन सकते हैं कोवेलेंट में, हालत खराब हो जाएगी ना। तो नेचुरली जो हम लोग एफसीसी पढ़ रहे हैं उसमें कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में से कोई चीज जनरली आने वाला नहीं है। समझ समझ पड़ रहा है ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मोस्टली उसमें मेटलिक के चांसेस हैं एफसीसी में। जब मैं इसके बाद यानी जब इनऑर्गेनिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब में, तो वहां पे आप देखोगे मेटल के पैकिंग लिखे रहते हैं, वहां पे देखोगे ब्रैकेट में लिखा रहता है एचसीपी में है, ये सीसीपी में है। तो इसके बाद आपको पता पड़ने लगेगा कि उसका मतलब क्या है। इज दैट क्लियर ना? क्योंकि कोई भी मेटेलिक सॉलिड हर एटम आइडेंटिकल होते हैं, और मेटल में कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर भी नहीं है कि भाई बॉन्ड इधर से ही आना पड़ेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग तभी बनेगा। कोवेलेंट जैसा भी नहीं है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है। तो इसलिए वहां पे ये सारी पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। तो इनडायरेक्टली अभी ये बोल सकते हो कि अभी हम जो सॉलिड पढ़े हैं तीनों क्यूबिक वाले, ये सब मोस्टली मेटेलिक सॉलिड्स के लिए वैलिड है। इट इज नॉट कवरिंग द होल डायमेंशन जितने एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है। आ रहा है बात समझ में? चलो तो अब लेयर के हिसाब से समझते हैं, स्टैकिंग ऑफ द लेयर्स। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ लेयर, आप अच्छे से इसको हेडिंग डाल करके लिख लो। है ना बेटा? तो देखो टाइप्स ऑफ लेयर्स की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 2 तरह के लेयर आते हैं। सबसे पहला लेयर है क्लोज पैक लेयर, और दूसरा है लूजली पैक लेयर। स्पेलिंग अगर गलत हो तो अपने से लिख लेना, सही है क्या? लूजली पैक्ड यार, इज इट ओके? लूजली पैक्ड लेयर। अब ये कहने का मतलब, ये आपको टर्मिनोलॉजी बुक में नहीं मिलेगी, ना तो मॉड्यूल में मिलने वाला है, ठीक है? इसको डिराइव किया है मैंने खुद से,
कुछ चीजें समझानी है इसके लिए, वरना वो पता ही नहीं पड़ेगा वो क्रिस्टल कहाँ गया। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ किसके लिए मैंने बताया, पहले इसको समझ लेते हैं। क्लोज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज पैक लेयर। बुक में सीधा ना क्लोज पैक लेयर यहीं से स्टार्ट किया, इवन इन एनसीईआरटी आई एम टेलिंग। So now coming to closed pack layer, guys, there are two types of layers which are proposed. Number one is square closed pack layer, square closed pack layer, and दूसरा जो layer है बेटा, second जो layer है वो कौन सा है, उसको बोलते हैं hexagonal। ध्यान से, closed pack layer। अब इन दोनों के नाम के पीछे रीजन है। जब आप क्लोज पैक लेयर और वो भी स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के बारे में बात करते हो तो आप कुछ ऐसी बात करते हो, एक एटम लगाया, दूसरा एटम लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, एंड इसको एक्सटेंड कर दो। नीचे लगा देता हूं। कुछ पता पड़ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि सर इनके सेंटर्स को अगर आसपास वालों को मिला दो तो जो एक 2 डायमेंशनल पैकिंग बनेगी वो एक स्क्वायर बनने वाली है। यस और नो? दिख रहा है क्या? इनको कट करके निकालो बेटा, ये क्या बन रहा है? स्क्वायर मिल रहा है ना? तो इसलिए इस पैकिंग को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। यहां पे 90 डिग्री एंगल है, समझ गए? एक दूसरा तरीका भी है इसको देखने का, वो ये है ऐसे करके। ये भी एक 2 डायमेंशनल, देखो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल मैं बोल रहा हूं जिसमें एरिया का बात होगा। 3D में किसका बात हो रहा था? वॉल्यूम का। इसको ऐसे मान लो सर्कल्स हैं ये सब। अरे एक लेयर को सर्कल जैसा मान लो, बट रियलिटी में वो तो स्फेरिकल चीजें हैं ना। तो ये भी एक यूनिट सेल निकल के आएगा। ये भी देखो, इसको भी एक्सटेंड करोगे तो बनेगा, इसको भी करोगे तो 2 यूनिट सेल इसी स्क्वायर के पार्ट है। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, जहां पे 2D लेयर आ गया, 2 डायमेंशनल लेयर आ गया, वहां 2D पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में भी क्वेश्चन आता है। एक बार ही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ भाई इसका 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन, तो कितने लोग बोल रहे हो? तो बड़ा आसान है। तो जब पैकिंग फ्रैक्शन इसके बारे में 2 डायमेंशन पूछे तो जो मैं वहां वॉल्यूम लिख रहा था, यहां क्या लिखूंगा? एरिया। तो यहां क्या बोलोगे? एरिया ऑक्यूपाइड बाई, बोलो, हाँ जी, सर्कल्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। अरे बोलो बच्चों, तो ये मल्टी कर ले, इसको इक्वल कर ले। बताइए कितने सर्कल बनेंगे इफेक्टिवली? 1। अरे दिख रहा है ना, आप सब बताने की जरूरत नहीं। 1 तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन इसका ये लेंथ कितना है? तो भाई इसको a मान लो, ये r है, तो कितना आएगा? a स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर कितना आ गया? पाई बाई। समझ गए ना? ये 2D पैकिंग का आइडिया हो गया। अब तो कर लोगे, कहीं भी पूछेगा कर लोगे। अच्छा, इसके यहां से भी निकाल के देखोगे आंसर सेम ही आया, क्योंकि आपने सेम ही सॉलिड है। आप अपने मन से कुछ भी यूनिट सेल बना लोगे, पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ी ना बदलेगा यार, वो तो वही है ना। जैसी पैकिंग इसकी है वैसी पैकिंग इसकी है, तो आप दोनों निकाल करके चेक कर लेना, सेम ही आएगा। इसमें z का वैल्यू बदल जाएगा, बस 2 आ जाएंगे, एक ये, लेकिन यहाँ ए आर में रिलेशन भी बदल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? कर लोगे? 2D पैकिंग का है ये। पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैक लेयर बोलते हैं। दूसरी पैकिंग कौन सी है? हेक्सागोनल। अब वो क्यों, कैसी होती है, वो थोड़ा ध्यान से देखो। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5, 6 में बना रहा हूं। अगले वाले में बिल्कुल ऐसे नीचे पेस्ट करने के बजाय उसको थोड़ा खिसका दो, और खिसका के ये जो बीच में डिंपल है ना, ये डिंपल, अरे डिंपल, गड्ढे जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ये डिंपल्स में एटम को डाल दो। तो ये खाली जगह भर रहा है, पूरा तो नहीं भरेगा। फिर यहां पे भी बच्चों देखो, मेरे थोड़े ना स्फीयर डिस्टॉर्टेड बन रहे हैं, एक्सक्यूज मी फॉर दैट।
अब देखो इसका नाम हेक्सागोनल क्यों है वो समझो, क्योंकि कोई भी एक एटम से जो कांटेक्ट में एटम है उनके अगर सेंटर्स को मिलाओ तो क्या बन रहा है, हेक्सा। क्या इसका 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे क्या भाई? कैसे निकलेगा? अरे भाई मुझे ए अगर मालूम हो तो क्या हेक्सागन का एरिया नहीं निकल जाएगा? अरे ट्रायंगल बना लो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। अरे बोलो, और जेड की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? 1/3 1/3 1/3 है। अरे सर्कल है ये। अरे बोलो बेटा, ये पूरा ये 120 होता है ना, 360 में पूरा एटम आ गया तो 120 में 1/3 ही आएगा ना, तो 1/3 1/3। अरे बोलो यार, तो इसका 2D पैकिंग कितना लिखेंगे? Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया। एरिया देखो तो मैं लिखने जा रहा हूं, अगर एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 का, और कितने लोग बोल रहे हैं ये डिस्टेंस 2r है? अरे बोलो ना, तो 2r, बताओ भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका अगर लेंथ 2r हो, बोलो a, या तो a ही समझ लो ना इसको, a 2r और a तो बराबर ही है। बताओ कितना होगा? √3/a स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, और a की वैल्यू r के टर्म में कितनी है? 2r, तो यहां रख दोगे a इज इक्वल टू 2r, आंसर आपका आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी है? तो z में देख लेना, कॉर्नर पे 1/3 इंटू 6 है और एक सेंटर में है, तो टोटल मिला के हाँ जी 3 आइटम्स आगे पर, तो यहाँ 3 रख दोगे, आंसर आ जाएगा ना। चलो फाइन। तो ये बच्चों मैंने लेयर बताया, 2 तरह के लेयर क्लोज पैक में मिलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और दूसरा कौन सा, लूजली पैक। ये नहीं मिलेगा आपको किताबों में, सिर्फ क्लोज पैक लेयर के बारे में। अब लूज पैक लेयर का क्या यूज है मैं समझाता हूँ। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर यही पैकिंग का यूज करके ही तो, इसी टाइप के लेयर का यूज करके ही तो सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल डेराइव हुआ है? कैसे? उसमें इस लेयर वाले एटम को इसके ठीक ऊपर रख दो, इसके ऊपर ठीक ऊपर रख दो, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट करोगे उसमें बताओ, ये दोनों मतलब ये चारों मिल गए और इसके ऊपर ठीक आपने रख दिया, तो क्या सिंपल क्यूबिक बन गया? तो ये सिंपल क्यूबिक का लेयर स्ट्रक्चर है। और लेयर ही नहीं, उसकी जो स्टैकिंग हो रही है वन टॉप ऑफ अनदर है, नॉट दी ऑफसेट मॉडल, वन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तरीके से प्लेसमेंट है। आ रहा है बात समझ में? अब देखो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों जैसा गेम हो जाएगा। देखो बताओ इसके कांटेक्ट में कितने हैं? 1 2, नीचे ऊपर, और एक स्टैकिंग ऊपर करोगे एक स्टैक नीचे करोगे तो सीधा दिख रहा है 6, इसके ठीक ऊपर एक और एक ठीक, क्लियर दिख रहा है ना यहाँ से 6। तो ये बड़ा इजी होता है देखने में, और यूनिट सेल से देखो तो थोड़ा दिमाग खराब होता है। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, मजेदार चीज है ना हेक्सागोनल पैकिंग। पता है इसका यूज करके हम बनाते हैं FCC, क्या बनाते हैं? और एक और यूनिट सेल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, HCP यूनिट सेल, बिल्कुल अलग तरीके का, पहले बताया भी हुआ है, लेकिन HCP यूनिट सेल भी बनाते हैं इस लेयर का। अब वो पैकिंग का ही डिफरेंस है, ऊपर कैसे सेकंड लेयर रखते हैं उसी से बनता है सारा चीज। सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर को कैसे रखते हैं उसको दिखाऊंगा। Now coming to this one, body centered cubic you cannot explain by any of these 2 layers. Can you explain this? No. तो उसके लिए ही मैंने बोला कि ये टर्मिनोलॉजी इज सेल्फ कॉइंड, ओके। तो ऐसा समझ लो आप कि आपस में कांटेक्ट में नहीं है, कायदे से ये क्लोज लेयर है ही नहीं, है ये स्क्वायर पैकिंग जैसा, बट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अब ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर जो सेकंड लेयर हो उसको आपको थोड़ा खिसका के रखना है, ये जो डिंपल बन रहा है ना फर्स्ट लेयर के बीच में, यहां रखना है, और जो थर्ड लेयर है उसको बिल्कुल जो पहला लेयर है उसके ही जैसा आइडेंटिकल रखना है, तभी फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तब जाके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। तो यहां से भी आपको क्या क्लियरली दिख रहा है? क्या यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या चीज? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ आया बेटा? तो ये बस आप अच्छे से नोट कर लो, और बस 2 मिनट का एक वीडियो दिखाते हैं फिर खत्म कर। हाँ बिल्कुल ग्रेफाइट जैसे मैं दिखा दूँ, लेयर का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ।
या अगली क्लास में दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ जी, आज छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, नोट करना था। All right, everybody, the board is all yours. In addition to the three